अस्सलाम वालेकुम। आपका बुजुर्ग इमरान खान न्याजी रो के भीख मांग रहा है, मुझे बाहर निकालो। इंतकाम की सियासत उसने शुरू की थी। मैंने उसको कहा था आप गलत कर रहे हो, अभी ये भुगते। इमरान नामी फितने ने लोगों को बेला फुसला कर फौज पर हमला करवाया। 9 मई का जो जिम्मेदार है वो सिर्फ इमरान खान है। बस ये कहने की देर थी, शायद खटक का पारा हई, शायद खटक ने तारीख रकम कर दी। सारा कोई दीन ईमान है। पहले तुम भी इमरान खान को अपना बाप कहते थे, अभी आसिम मुनीर को बाप बना लिया। ये जुमला कहने की देर थी। वाडा आपे से बाहर शो छोड़कर चले गए। हामिद मीर ने रोकने की कोशिश की, वाडा ना रुके। नाजरीन, पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। चले वीडियो बता चुका था, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी बताया। एक झंडा पाकिस्तान, एक कौम पाकिस्तानी, एक फ़ौज पाकिस्तानी फ़ौज और एक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। ये अल्लाह ताला ने उससे काम कराना था जो हमने 75 साल में नहीं देखा। फ़ोन पे भी कॉलें उसने की, विजिट्स भी उसने किए, पहले भी जंग रोकी, बीच में भी जंग रोकी, इंडिया को भी मारा, तो खिते तक नहीं रहा। फिर वर्ल्ड ऑर्डर पे चला गया। वर्ल्ड ऑर्डर में ले जाकर उसने पाकिस्तान को वर्ल्ड ऑर्डर में नुमाइंदा तौर पे अपने साथ वो अपने साथ पाकिस्तान को लेके चले। तो ये तो एक मार्का हमने मार लिया अल्हम्दुलिल्लाह। 60 डेज़ हैं, अभी भी आसिम मुनीर साहब की ज़रूरत पड़ेगी। और याद रहे कि आसिम मुनीर साहब ही हैं जिन्होंने ये सारा एग्रीमेंट टाइप भी अपने लैपटॉप पर खुद ही किया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि फ़ोन भी वही करते थे, बात भी वो करते थे, जंग रुकवाते भी थे, रॉकेट बरसाने को भी रुकवाते थे, विजिट्स भी करते थे, संभालते भी थे, समझाते भी थे, स्ट्रेटेजाइज भी करते थे और एग्रीमेंट को इन प्लेस ड्राफ्टिंग भी खुद ही अपने हाथ से करते थे। लेकिन अनाउंसमेंट तो शहबाज शरीफ साहब ने किया है, तो कुछ किरदार उनका भी है। देखिए मीर साहब, मैं आसिम मुनीर साहब तो अल्लाह ने उनको बड़ी पोजीशन दी हुई है, मैं उनके बारे में तो बात नहीं करता। मैं अपना आपको बता देता हूँ इस जवाब के अंदर कि जब मैं अपने घर से निकलता हूँ अल्लाह की मेहरबानी से, तो मेरी मर्ज़ी होती है कि मैं किस ड्राइवर को कहूँ कि आज मेरे साथ कौन सी सिक्योरिटी और ड्राइवर मेरे साथ ड्यूटी पे होंगे। गपलू होगा, बबलू होगा, जो भी होगा। तो अब वो अपना क्रेडिट किसी का शेयर कर लें, किसी को बुला लें, तस्वीर खिंचवा लें, किसी को खड़ा कर लें अपने साथ। देखें आसिम मुनीर साहब ने क्यों किया। वो मेरिट पे आदमी है, इंडिया को मारा, नैबज़दा नहीं है, मफरूर नहीं है, इश्तिहारी नहीं है, भगोड़ा नहीं है, करप्शन के चार्जेस नहीं है, नैबज़दा नहीं है, औलाद उसकी किसी पोजीशन पे नहीं है, कल का ठग आज का साहूकार कल का ठग नहीं है, मेरिट पे आया है, नीचे से उठा है, टाइम के साथ ऊपर आया है। तो एक साफ सुथरा आदमी, फोकस, वेल प्लान्ड आदमी और डेयरिंग आदमी ऐसे ही काम करता है। यही मुल्क को उठा के लेके गया। यही अल्लाह ताला के बाद अल्लाह ताला ने इनको वसीला बनाया कि ये पाकिस्तान के झंडे को और पाकिस्तान को आसमान पे उठा रहे। तकलीफ क्या है फिर? अब आप चाहते ही हैं कि मैं ये क्रेडिट में अपनी तस्वीर भी डाल दूं, तो मैं डाल देता हूं, आपकी भी डाल देता हूं। मसला क्या है? नहीं, मैं सिर्फ ये आपको दिखाना चाह रहा हूं कि अनाउंसमेंट जो है वो आज कौमी असम्बली में भी शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, जरा सुनिए। ईरान, अमेरिका ने लुबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। जनाब स्पीकर, इस तारीखी मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून को जनीवा में होगी और इस तकरीब की मेज़बानी अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की होगी। इस जंग के शोले बुझाने और अमन के क़याम के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने शब और रोज़ वक्फ कर दिए, जिस पर मुझ समेत पूरी कौम उन्हें खराज तहसीन पेश करती है। तो दूसरे अल्फाज में फैसल वाडा साहब के मौक़िफ़ में और शहबाज शरीफ साहब के मौक़िफ़ में कोई फ़र्क नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ शाहिद खटक साहब कि आप की पार्टी के जो लीडर हैं बैरिस्टर गौहर खान साहब, वो कह रहे थे जी कि बहुत अच्छा हुआ पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान में सुलह करवा दी, तो अब पाकिस्तान के अंदर भी कोई इस तरह का कोई हमें मिसाल कायम करनी चाहिए। तो क्या आपके ज़हन में क्या है, क्योंकि आपने तो कल अडयाला जेल के सामने फिर एक एहतजाज की कॉल दे दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, इमरान खान साहब उनका शुरू से एक ही मौक़िफ़ रहा है जंगों के हवाले से कि वो हमेशा से जंगों के ख़िलाफ़ रहे। कोई भी कन्फ्लिक्ट हुआ, इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था कि हमने अमन के साथ जाना है, जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। अगर आप अफ़गानिस्तान के साथ जो जंग हुई अमेरिका 9/11 के बाद जो उन्होंने अटैक किया अफ़गानिस्तान के ऊपर, उस वक्त भी आप ही की शो में अगर कोई लीडर बैठ के चीख रहा होता था कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, आप मुज़ाकरात के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए इश्यूज़ को हल करें। तो इससे पहले
जब ईरान और इन सब का जब मसला हुआ, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उस वक्त उन्होंने बेहतरीन अंदाज में अपनी कोशिश की कि कन्फ्लिक्ट ना हो, जंग ना हो। और अभी भी जो जंग रुकी है, देखिए खत्ते में अमन होगा, उससे पूरे खत्ते को फ़ायदा होगा। अभी जो तेल की प्राइसेस ऊपर गई हैं तो सबके लिए गई हैं। देखिए अमन आएगा और यहाँ पे जंग नहीं होगी, चूँकि ईरान को अल्लाह ताला ने जो एक पोजीशन दी है समंदरी, तो वो उसको यूटिलाइज कर रहा है। लेकिन इस पूरी जंग में मैं ईरान और उनकी आवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस दलेरी के साथ, जिस बहादुरी के साथ उन्होंने एज अ नेशन स्टैंड लिया अपनी खुददारी के लिए, ना वो झुके, ना वो बिके, ना वो डरे, तो वो तो खराज तहसीन के मुस्तहिक है। और उन्होंने पूरी इस्लामिक दुनिया के लिए एक मिसाल कायम किया कि अगर आप स्टैंड लेंगे इन सुपर पावर्स के खिलाफ, सो कॉल्ड सुपर पावर्स के खिलाफ, सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और आपका तवक्कल हो उनके ऊपर, तो आप लड़ भी सकते हैं, आप जीत भी सकते हैं। और वही एक खुददारी का स्टैंड इमरान खान साहब ने भी लिया था इन लोगों के खिलाफ। उनको तो कैद हक में डाल दिया है। अभी जो एग्रीमेंट हुआ है या जो एग्रीमेंट होगा, उसमें जो फ़लस्तीन की पोजीशन है, क्योंकि देखिए जंग शुरू तो फ़लस्तीन से हुई थी, ईरान या इजराइल की जो जंग थी फ़लस्तीन से वो शुरू हुई, उसमें फिर अमेरिका कूदा, क्योंकि जंग ईरान और इजराइल की थी, अमेरिका की नहीं थी, लेकिन अमेरिका ने इजराइल को सपोर्ट किया। तो अब फ़लस्तीन कहाँ स्टैंड करता है, फ़लस्तीन का क्या मुस्तकबिल होगा, उसके बाद फिर हम इस पोजीशन में होंगे कि फ़लस्तीन का अगर इसमें कोई बेहतर हल निकलता है। देखिए सियासत के लिए, तनकीद के लिए हमारे पास हज़ारों चीज़ें हैं, लेकिन फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियों के ऊपर या ईरानियों की शहादत के ऊपर हम कोई सियासत नहीं करेंगे। तो अगर उसके लिए कोई भी बेहतर चीज़ होती है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करना भी चाहिए। देखिए इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 2 OIC के इजलास इसलिए कराए कि जितने या जो 53 ममालिक इस्लामिक के वो एक मुट्ठी बने, वो एक दूसरे के लिए स्टैंड लें, वो एक दूसरे के लिए खड़े हों। तो ये तो इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की जीत हुई है और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी भी है, इसको मैं कामयाबी समझूंगा। और रही बात हमारे इंटरनल इश्यूज़ के, तो अगर हम इतनी बड़ी सालिसी कर सकते हैं और अपने मुल्क के अंदर हम पॉलिटिकल इस्तेहकाम नहीं लाएंगे, पाकिस्तान उधर का उधर ही रहेगा। और एक चीज़, अभी तो जंग बंद हो गई मीर साहब, जंग तो बंद हो गई है ना पूरे। आज इंटरनेशनल मार्केट में 87 रुपये फी बैरल पेट्रोल है, डीजल है, और आज पाकिस्तान में वही रेट जो जंग के आगाज से शुरू हुए थे और रेट आज उधर ही। उस पर भी बात जी वाडा साहब, अब बजट भी अनाउंस हो गया है, तो आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत के पास इतनी कैपेसिटी है कि ये जो इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस मिली है तो इसको ट्रांसलेट करे और पाकिस्तान के आम लोगों को भी कोई रिलीफ दे? क्योंकि जैसा कि आप भी जानते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल की और डीजल की प्राइस है वो तो बहुत नीचे चली गई है, तो ये पाकिस्तान में भी तो कोई रिलीफ मिलनी चाहिए ना लोगों को। देखिए मीर साहब, आप फिर उसी सवाल पे आते हैं। देखिए फेडरल गवर्नमेंट, आप पाकिस्तान को सबसे पहले समझ लेंगे 4 सूबे हैं। तो जब आप अपनी इंटरेस्ट की जंग में लड़ रहे होंगे, आपकी इंटरेस्ट, अवाम तो है ही नहीं ना, अवाम तो इस पाकिस्तान की इशू ही नहीं, पाकिस्तान के हुक्मरानों का कब इशू हो गया। अच्छा, ठीक है जी। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, एक CM जो है वो PM बनना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी सूबे का जो CM है वो दूसरे टिकट पे, दूसरी पार्टी के टिकट पे कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है। तीसरे सूबे का पुराना CM नए CM को निकालने के चक्कर में, और एक CM जो बहुत अरसे से चल रहा है उसको हटाने के लिए एक और बंदा अपने आप को पेश कर रहा है, ठीक है। अब मसला ये है कि इन सबको ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि इन सब की करप्शन की दास्तानें, स्कैंडल्स आने, जाती वीडियोस की स्कैंडल्स आने, सबकी फोरेंसिक के, किसमें से, जिसको पता है, जिसके लिए बात करो सबको समझ आ रही है, जाती स्कैंडल्स भी आने और करप्शन के स्कैंडल भी आने, और कुछ समझते हैं कि हम बहुत तगड़ी लॉबी का हिस्सा हैं, वो तगड़ी लॉबी भी ना मारी जाए। और ये सिर्फ स्कैंडल पाकिस्तान की हद तक नहीं है मीर साहब, लिख लीजिएगा तारीख आज, इंटरनेशनल स्कैंडल्स भी आने हैं, इंटरनेशनल एतबार के। लेकिन पाकिस्तान में ये जो गचपच है ना, ये नैब ज़दा, FIA ज़दा, मफरूर, इश्तिहारी, नैब ज़दा, चोर, चक्के, ठग, साहूकार, आज फिर ठग, फिर साहूकार, औलादें चोरी कर रही हैं, किसी CM की नाक के नीचे कोई औरत अरबपति बन गई है, किसी हुकूमती आदमी का बेटा दबा के चोरी कर रहा है, वो दूसरे मुल्क नहीं जा सकता। अंधे थोड़ी हैं लोग, पागल थोड़ी है कोई लोग, ठीक है, ये लोग देख रहे हैं। अब हम सिर्फ चुप इसलिए थे या चुप हैं या चुप रह रहे हैं कि एक आदमी किस हद तक ले जाएगा हमें, पाकिस्तान को
اونچائی کی بلندی لے جا رہا ہے. اب اس سے آپ کہیں کہ میرے مسئلہ بھی ٹھیک کر دے, کافی کا مسئلہ بھی ٹھیک کر دے, آپ کا مسئلہ بھی ٹھیک کر دے, ان کا مسئلہ بھی ٹھیک کر دے. وہ ایک آدمی ہے فیلڈ مارشل, وہ پاکستان کو اس بور سے نکال کے لے گیا جدھر ہم تک 75 سال, یہی 75 سال سے ہم شکلیں دیکھ رہے ہیں نا, یہی شکلیں دیکھ رہے ہیں ہم. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی 75 سال کی ڈیموکریسی نے, ڈیموکریسی مافیا کا نام ہے. آج بھی میں نے ایک اسکینڈل کیا ہے, یہ پورے ایف بی آئی بھی ڈاکیومنٹ نہیں بنا سکتی. اس میں کارٹیل کو, مافیا کو, 4 آدمیوں کو مل کے, یہ آپ بات کریں جو فائنانس کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس میں جو آج آپ نے جی سر, اب اس کے اندر آپ مجھے بتائیں نا کہ صرف ایک پورے پاکستان میں کسی غریب آدمی 1 لاکھ آدمی کی فکر کسی کو نہیں ہے. صرف 4 بڑی کمپنیوں کو مافیا بنانا ہے اور باقی سب بے روزگار کر دینا, سڑک پہ لے آنا. کس نے کیا ہے؟ اور اس میں مزیدار چیز کیا ہے, آپ نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں نام بھی تو لیا نا. میں کوئی ڈرتا کسی کے باپ سے تھوڑی ہے, میں تو باقی چیزوں کا بھی نام اس لیے نا کہ آج اتنا بڑا دن ہے سیلیبریشن کا, اس لیے نام ہے, کسی کے باپ سے تھوڑی ڈرتا ہوں سر. میں کوئی نیب سے تھوڑی آیا ہوں, میرا باپ کوئی مفروری میں تھوڑی تھا, میرے باپ نے کوئی باہر جائیدادیں تھوڑی بنائی تھی. ہم سیاست سے پہلے جب آئے تھے تو ہمارے پاس جو تختہ تھا وہ ڈکلیئرڈ ہے, آج بھی ہے, اور ہماری تو اولاد بھی. نہیں, لیکن یہ جو فائل ہے اس میں جو آج آپ نے اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس میں جو گفتگو کی ہے وہ تو حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے. سر میری بات سنیں, ایف بی آر نوٹس لکھ رہا ہے, یہ آپ کی ڈومین نہیں ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا منسٹری لکھ رہی ہے, یہ آپ کی ڈومین نہیں ہے. کامرس لکھ لی ہے, آپ کی ڈومین نہیں ہے. انڈسٹریز اور اس کا ای ڈی بی کا ڈپارٹمنٹ جس کا سیف انجم سیکرٹری ہے, اور ایک خدا علی کر کے نام بندہ ہے, اور ایک عارف عاصم نام کا بندہ ہے, یہ 3 آدمیوں نے پوری گورنمنٹ کو سائڈ میں لگا دیا ہے. کابینہ نے بھی اپروول دے دی, ایکٹ پاس نہیں ہوا, پالیسی لگ گئی ہے, چھپ گئی ہے. اچھا پھر ان کی ڈومین بھی نہیں ہے, یعنی کہ حامد میر جیو کا پروگرام جوڑ کے ARY کا پروگرام کرنا شروع کر دیں یہاں بورڈ لگا کے. یہ آپ کا کام نہیں بھائی, آپ جیو کے ہیں, جیو کے اینکر بن کے رہیں, جیو کا کیپٹل ٹاک چلائیں ایک دوسرے. اور میرے کاغذات کوئی نہیں اس میں, خدا نہ خواستہ. یہ سارے کاغذات گورنمنٹ کی, اہل گورنمنٹ, میں تو نالائق ہوں, لائک گورنمنٹ کی ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, وزیر ہیں اس کے اختر, ہارون اختر صاحب, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, کاروباری آدمی, لیکن مجھے نہیں پتا تھا, وہ بھی بے بس ہیں. یا تو انٹرسٹ کی گیم ہے, یا کرپشن کی گیم ہے, یا مینٹلی پاگل ہیں, یا انکمپٹنٹ ہیں, یا جاہل ہیں, یا انگوٹھا چھاپ ہے, یا کوئی پڑھتا نہیں. تو میں نے اردو میں بھی تشریح کی ہے اس کی, ایک منٹ سر, نہیں اردو میں بھی تشریح کی ہے اس کی, پنجابی میں بھی کرا رہا ہوں. پھر بھی اگر کوئی پڑھ نہ سکے تو کیسٹ CD بنا کے دوں گا تاکہ سن لیں. کیونکہ پچھلی بار بھی میں نے کیا تھا تو لوگوں نے الزام لگا دیا بھائی جو میرا کوئی اپنا کام تھا, کوئی میرا کوئی اپنا انٹرسٹ لگاتے ہیں. یہ تو آپ تحریک انصاف کے موقف کی تائید کریں نا کہ اس حکومت میں بڑی نااہلی ہے اور بڑی کرپشن ہے. سر میں تو تحریک انصاف نے جب غلط چیز کی تو میں نے تحریک انصاف کے لیے بات کی. میں کسی کے باپ. اچھا, آپ نے 4 CMs کی بات کی ہے تو اس میں ایک CM کے بارے میں مجھے سمجھ آئی ہے کہ وہ پرانا CM جو ہے وہ نئے CM کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. اشارہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی طرف ہے. کیا واقعی وہاں کوئی چکر چل رہا ہے؟ میر صاحب, ان سب حکمرانوں کو کس نے مسلط کیا ہے؟ ان کو فارم 47 کے ذریعے کون لے کے آیا ہے؟ یہ مریم نواز, اس کو چیف منسٹر کس نے بنایا؟ یہ 4تھے نمبر کی ہاری ہوئی تھی. اسی طرح بلوچستان میں آپ کو نہیں پتا کہ CM کس نے لایا ہے؟ آپ کو پتا ہے نا. تو آپ کے CM کو کون لے کے آیا ہے؟ دیکھیں, ہمارا ایک واحد اس وقت CM ہے جو الیکٹڈ ہے, اچھا, جو جیت کے آیا. اچھا ہے برا ہے اس پہ بحث ہو سکتی ہے, ووٹ کی طاقت کے ذریعہ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف, اس کو کس نے مسلط کیا 18 سیٹوں کے اوپر؟ نہیں, لیکن وہ جو میں نے سوال کیا ہے کہ آپ کے CM کو کون سا پرانا CM نکالنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ہمارے CM کو صرف اور صرف ایک لیڈر نکال سکتا ہے, اس کا نام عمران خان ہے, باقی کوئی نہیں نکال سکتا. یہ آپ مجھ سے لکھ کے لیتے ہیں, آپ کو میں لکھ کے بھی دے سکتا ہوں, آپ میرا یہ کلپ بھی نکال سکتے ہیں, اور یہ کبھی بھی آپ چلا سکتے ہیں اگر میں غلط ثابت ہوا. دیکھیے, تحریک انصاف میں ہمارا ایک کلچر ہے ودن پارٹی کہ ہم شاید باقی پارٹیوں کی نسبت ہم تھوڑا سا اوپنلی گفتگو کرتے ہیں, ہم چیزیں لے کے آتے ہیں پبلکلی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو کراس کریں گے. عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا علی امین گنڈاپور, ساری پارٹی ان کے پیچھے کھڑی. عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے سہیل خان افریدی, تب تک چیف منسٹر ہے سہیل خان افریدی جب تک عمران خان صاحب کو ان کا. ناظرین اکرام, آپ نے فیصل واڈا اور شاہد کھٹک کی گفتگو سنی. ابھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتا ہے جب یہ فیصل واڈا عمران خان کی پارٹی میں تھا یہ عمران خان کو باپ تک کہتا تھا, ابھی یہ عمران خان کا سب سے بڑا دشمن بنا ہوا ہے. ناظرین اکرام, یہ بھی حقیقت ہے, جس کی حکومت ہوتی ہے فیصل واڈا ان کے ساتھ نظر آتا ہے. یہ انسانیت تو نہیں ہے. ناظرین اکرام, اچھے برے انسان کا تب
पता चलता है जब आप पर बुरा वक्त हो फिर भी आप उस इंसान के साथ खड़े हो जो आपके साथ मुखलिस था। आपको ये भी पता है जब पीटीआई के ऊपर बुरा वक्त आया तब फैसल वाडा पार्टी छोड़कर चला गया था। नाज़रीन इकराम, खान लोगों में एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन है, इनके साथ जितना मर्जी जुल्म कर लो, ज्यादती कर लो, ये जिसके साथ होते हैं पूरे दिल से होते हैं। में कोई शक नहीं है इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन इमरान खान ने भी जो किया था वो गलत किया था। आपको पता है जो मरियम नवाज और उसके वालिद को जेल में डाला था वो गलत था, आपने उसका एंड रिजल्ट देख लिया। अभी इनकी हुकूमत आई है, इन्होंने भी वो कुछ किया जो खान साहब ने किया था। नाज़रीन ये किसी भी मसले का हल नहीं है क्योंकि हुकूमतें चेंज होती रहती हैं, फिर इसमें नुकसान किसका? नुकसान पाकिस्तान का और पाकिस्तान की अवाम का है। हमारे सियासतदानों को चाहिए आपस की सियासी लड़ाइयाँ छोड़कर मुल्क में काम करें, मुल्क में काम करके दिखाएं, क्योंकि अवाम इन्हें वोट इसीलिए नहीं देते एक दूसरे को सियासी इंतकाम का निशाना बनाए। अवाम इन्हें वोट इसीलिए देते ये अवाम का मसैल हल करेंगे। वाह नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर दे जो पाकिस्तान के बारे में सोचे और पाकिस्तान को उस मकाम पर ले जाए जो हर पाकिस्तानी चाहता है। इंशाअल्लाह वो दिन जरूर आएगा। नाज़रीन इकराम, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।